गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने नादान पर इन दो हाउस द जोश। फटाफट से बताइए ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है। सेशन को स्टार्ट कर लें क्या? यस एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। नींद खुल गई सारी के सारे बच्चों की? सेशन को स्टार्ट कर लें। आज सुबह का वो सेशन है बेटा जिसमें हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी सेक्शन से, जहाँ से सारे सवाल आ सकते हैं। फिर ओवरऑल हम ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। राधे राधे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है। सेशन को स्टार्ट करें, फटाफट से बताओ। यस एक बार सारे के सारे फटाफट से बता दो कि हाउस द जोश, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सब कुछ परफेक्ट है। हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो 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 बेटा, हेलो। 4 AM बजे मतलब 4 बजे वाली सुबह की क्लास लाइव हो चुकी है। एंड इस सेशन में हम वो सवाल करेंगे जो बिल्कुल श्योर शॉर्ट है, जो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। यस, जोश इज हाई। सो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए, है ना। ये पहला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पे और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव गुर्दे का आकार होता है कैसा? फटाफट से बताओ, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? गुर्दा यानी कि बेटा आपके किडनी की बात हो रही है, ठीक है। सेम के बीच के आकार का होता है, ठीक है। नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। वो कॉन्करेंट तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे लाल? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? दिख नहीं रहा है ना? दिखेगा मैम ऑटोमेटिक। अच्छा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चांद गायब हो गया आसमान से। सवाल नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर। मानव हृदय घिरा हुआ है किससे? मानव का हृदय है जो होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? प्लाज्मा से नहीं, फ्लोएम से नहीं, जाइलम से नहीं, पेरिकार्डियम से। तो सेकंड का आंसर होगा ए, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा? ए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? आपका जो रक्त होता है किसकी वजह से लाल होता है? किसकी वजह से होता है? फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। थ्रोम्बिन नहीं बेटा, फाइब्रिन नहीं बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो रक्त होता है वो लाल होता है। क्लियर है? यस। अगर ये सवाल तुमने कर लिए तो पास होने का जुगाड़ हो जाएगा इस सेशन से। पास होने का जुगाड़ तो इस सेशन से ही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे गौर करना कि तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं वो बता दो फटाफट से। तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? बेटा 10 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। यस। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? जो अमीबा होता है वो भोजन किसकी मदद से अंदर लेता है? कूटपाद की मदद से, परिवहन की मदद से, भोजन रसधानी की मदद से नहीं। भोजन रसधानी के अंदर तो भोजन आता है पाचन के लिए, ठीक है। केंद्रक न्यूक्लियस का काम ये नहीं होता है, ठीक है। कूटपाद यानी कि स्यूडोपोडिया की मदद से। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस। इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? फटाफट से बताओ कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? थैंक यू सर, बताओ फटाफट से। यस, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। यस। फिर सवाल नंबर 7, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है? क्या मौजूद होता है पौधों में गैसेस के आदान प्रदान के लिए? जैसे हम हमारे अंदर जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ये किसके द्वारा होता है? कुपिकाओं के द्वारा, जो हमारे फेफड़ों में पाई जाती है। पौधों में ये होता है रंध्र के द्वारा। रंध्र कहाँ मौजूद होता है? पत्तियों के सरफेस पे, सतह पर मौजूद होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों तक होती है? जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी जीवन अवधि कितने दिनों तक की होती है? फटाफट से बताइए। यस, चाय वाय ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए, है ना। 8th का ए, क्या बात है, 120 दिनों तक के लिए। गुड मॉर्निंग बेटा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में भैया रंध्र के द्वारा किया जाता है ना। जड़ के द्वारा नहीं होता है, तने के द्वारा भी नहीं होता है, टहनी के द्वारा भी नहीं होता है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपको मिलेंगे और ये आपको करना है इसी तरीके से। सवाल नंबर 10, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? जिसकी साइज सबसे छोटी होगी उसका धड़कन सबसे ज्यादा तेज होता है, ठीक है। जिसका साइज छोटा होता है उसका धड़कन तेज होता है। वेल का साइज बड़ा है, आदमी का भी बड़ा है, हाथी का भी बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? चूहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर जब आप देंगे तो आप लिखेंगे 9th का ए, 10th का बी, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। 10th का बी बिल्कुल करेक्ट है।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसमें यूरिया का प्रतिशत कितना है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो होता है बेटा वो 2%। कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 60% नहीं होता है बेटा। 11th का सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, 2% होता है। फिर यहाँ पे देखना ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन को लेकर के कौन जाता है? WBC नहीं, लसिका नहीं। अब बताओ क्या होगा? 12th का आंसर बताना। हाँ, एक रॉन्ग हो गया बेटा। थोड़ा सा दिमाग को खोल के, है ना, अगर नींद वींद आ रही है तो मुंह वगैरह धुल लेना। ठीक है, यस, RBC लेकर के जाता है। ठीक है, कौन लेकर के जाता है? RBC लेकर के जाता है। अब यहाँ पे देखना श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? जो आप खाद्य पदार्थ लेते हैं जब श्वसन होता है तो उसका क्या होता है? परिवर्तन होता है, दहन होता है, संश्लेषण होता है, विघटन होता है, क्या होता है? फटाफट से बताओ क्या होता है? खाद्य पदार्थ टूटता है और उससे हमें क्या मिलता है? ATP यानी कि एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी मिलती है। अड़हुल किस प्रकार का फूल होता है? यानी कि हिबिस्कस। ठीक है, वो किस प्रकार का फूल होता है? उसका आंसर फटाफट से बताओ। द्विलिंगी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें मेल और स्त्री वाला दोनों ही लिंग एक ही फूल में पाया जाता है, द्विलिंगी होता है ये। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, स्पर्शक या मुख? फटाफट से बताओ, स्पर्शक या मुख? 15 का आंसर क्या होगा? अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा टेंटिकल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, स्पर्शक होगा। हाँ, क्लास का PDF भी दे देंगे। ठीक है, जैसे ही सेशन एंड होगा दे देंगे। इसके बाद सवाल नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पे है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? ठीक है, गौर करना, किडनी और बेटा जी तंत्र एक भाग है जो किससे कनेक्टेड होता है? किडनी पोषण से कनेक्टेड होता है, श्वसन से, उत्सर्जन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किससे होता है बेटा जी? उत्सर्जन से। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर, यस। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना बेटा जी कि मनुष्य में वृक्क निम्न किससे संबंधित होता है? वृक्क यानी कि किडनी किससे संबंधित होता है बेटा? उत्सर्जन से होता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद यहाँ पे गौर करना, देखो पास होने का जुगाड़ इस सेशन से तो हो ही जाएगा बिल्कुल, और अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा ध्यान से देर तक पढ़ना पड़ेगा, सेशन में लगे रहना पड़ेगा, है ना। केवल पास होना चाहते हो तो इस वाले मॉर्निंग वाले सेशन से हो जाएगा। यहाँ से सवाल तुम्हें मिल जाएंगे बेटा तुम्हारे पेपर में। ठीक है, इतना तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, आओ, और अपने एग्जामिनेशन के बाद मुझे बताना भी कि कितने सवाल तुम्हें देखने को मिले, ईमानदारी से बताना। आओ, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? स्त्री में, कॉकरोच में, घोड़े में, मनुष्यों में? फटाफट से 18th का आंसर बताइए। 18th का आंसर बताइए फटाफट से। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा कॉकरोच में, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। कल वाला भी डलवा देंगे, डलवा देंगे, डलवा देंगे। 19th, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, कौन सा होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऐसा किसमें मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, यस। इसके बाद सवाल नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखना सब्जेक्टिव सवाल जो इस चैप्टर से बनेंगे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाला बता देती हूँ, क्योंकि बिना सब्जेक्टिव के अगर तुम सोचो कि तुम पास हो जाओ ऑब्जेक्टिव करके, तो ऑब्जेक्टिव में अगर तुमने गलती कर दी भैया तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, पास होना हो जाएगा मुश्किल। इसलिए बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें वर्णात्मक भी बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बारी मोटा मोटी पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे। और किसी भी आंसर में बिल्कुल छोड़ करके मत आना, कुछ ना कुछ लिख करके आना, एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना, स्टेप मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होता है? स्वयंपोषी का मतलब होता है जो खुद ही अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से बनाते हैं। सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, इनकी मदद से ये क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी की अगर मैं बात करूं तो भैया विषमपोषी जो होते हैं वह किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो विषमपोषी दूसरे पर निर्भर होते हैं और स्वपोषी खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, विषमपोषी में कौन आ जाएंगे? हम आ जाएंगे। विषमपोषी और कई प्रकार के होते हैं जो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। 2 नंबर का सवाल था। इसके बाद यहाँ पे गौर करना बेटा, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से सूरज की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और अपने भोजन को वो कैसे बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ जल निकलता है और बेटा जी ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, जल जो होती है मेटाबॉलिक होती है, बहुत कम होती है, और भैया जो ग्लूकोज बनता है ये क्या है? पौधों का भोजन है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फिर देखना हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। 2 नंबर का सवाल है।
ये जो अम्ल होता है यानी कि HCl बहुत ही घातक होता है, धातु तक को पिघला सकता है। फिर आपके आमाशय में क्या काम करता है? यू नो गाइज, मुझे इतनी तगड़ी सर्दी हुई है इस समय, इतनी सर्दी तगड़ी मुझे इस समय है, मैं दवाई खा करके आई हुई हूँ, लेकिन स्टिल पता है क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन है और ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से ये सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं और बस इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ कि आपके एग्जामिनेशन अच्छे जाने चाहिए चाहे जो हो जाए, है ना। और मुझे बताना ज़रूर अपने एग्जामिनेशन के बाद। हाँ, तो ये जो HCl होता है ये क्या काम करता है बेटा जी? ये आपके भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारता है, नाश करता है उनका। और दूसरा काम ये क्या करता है? आपके आमाशय में मौजूद प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को एक्टिव करता है। तो ये दो काम ये करता है। लेकिन आपका आमाशय जलता क्यों नहीं है इस HCl से? क्योंकि हमारे आमाशय के पास होती है बेटा जी प्रोटीन पचाने वाली म्यूकस, जिसको बोलते हैं स्लेमा, ठीक है। म्यूकस यानी कि जिसको बोलते हैं स्लेमा, ठीक है, वो होती है जिसकी वजह से हमारे आमाशय की रक्षा होती है और हमारा आमाशय जो है वो जलता नहीं है। क्लियर है? यस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गौर करना कि पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। पाचक एंजाइम का कार्य होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना, ताकि ये जीव समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। बिल्कुल सही है कि भैया ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो बड़े बड़े खाद्य पदार्थ हैं उनको खंडित करके छोटे छोटे खाद्य पदार्थ में तोड़ देना, ठीक है। यस, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गौर करना, 2-2 नंबर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर का लिख के जरूर आना। छोड़ के देखो, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल मत आना। जो भी समझ में आ रहा है लिख देना बेटा, जो भी समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है बेटा। कुछ भी लिखे हो कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा। कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो लिख के आना, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो जाइलम जो होता है वो किसका? मिनरल्स का, और बेटा जी और वाटर का, यानी मिनरल्स यानी कि खनिज, वाटर यानी कि जल का ट्रांसपोर्ट कराता है, वहन कराता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है। जाइलम जो होगा एक ही दिशा में होगा, ये जो होगा बेटा जी, ये जो होगा ये दोनों दिशाओं में होता है। एक और डिफरेंस मैं बताऊं, जाइलम जो होता है बिल्कुल बीच में होता है और ये क्या होता है? किनारे में होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं धमनी और शिराओं में आपको अंतर बताना है, तो आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। धमनी जो होती है वो क्या कार्य करती है बेटा जी? वो शुद्ध रक्त शरीर तक लेकर के जाती है हृदय से, और ये जस्ट उल्टा, शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लेकर के जाती है। धमनी जो होती है बेटा जी, इसमें वाल्व नहीं होते हैं, इसमें वाल्व होते हैं। धमनी जो होती है वो अंदर की तरफ पाई जाती है, ये ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगी नीली नीली, ठीक है। इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। यस, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? परपोषी जंतु बोलते हैं। रुधिर या रक्त किन किन अवयवों से बना हुआ है? तो आपका जो रक्त है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। प्लाज्मा क्या होती है भैया? पीले रंग का एक तरल पदार्थ होती है जिसमें 90% जल होता है। तो आपका जो ब्लड होता है बेटा, उसमें 55% होती है प्लाज्मा और 45% होती है रक्त कोशिकाएं। इन 45% में होती है आरबीसी, लाल वाली, सफ़ेद वाली, और बेटा जी ये हो गया प्लेटलेट, ठीक है, PLA, हाँ ये हो गया प्लेटलेट, ठीक है। इनसे आपका रक्त मिलकर के बना हुआ होता है। फिर लाल रक्त कण होती हैं, ये कहाँ होती है भैया? ये हीमोग्लोबिन से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालती हैं, उसको कैरी करती हैं। श्वेत रक्त कण जो होती हैं यानी कि जो WBCs होती हैं, ये इन्फेक्शन से आपका रक्षा करती हैं। प्लेटलेट जो होती हैं ये क्या काम करवाती हैं? क्लॉटिंग यानी कि थक्के बनाने का काम करवाती हैं। लसिका क्या होती है? काफी कंफ्यूजन होता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो लसिका जो होती है एक रंगहीन तरल ऊतक होती है जो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा और प्रोटीन रुधिर कोशिकाओं से बाहर निकलकर एक क्या बना लेती? अंतर कोशिका आवक। देखो सिंपली ये समझना कि आपकी जो पतली पतली सी फाइन कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, उनसे बेटा जी कुछ तरल पदार्थ रीस करके कोशिकाओं के बीच में इकट्ठा हो जाता है। वो जो तरल पदार्थ होता है उसी को हम बोलते हैं लसिका। ये कैसी होती है बेटा जी? रंगहीन होती है। इसमें WBCs होते हैं, ठीक है, इसमें RBCs नहीं होते हैं। तो ये जो होती है ये रक्षा करने का काम करती है कीटाणुओं से आपका, ठीक है। एंड जो डेब्रीज होते हैं, सेल के डेब्रीज, कोशिका जो होती है, मरी हुई कोशिका जो काम की नहीं होती, उनको हटाने का भी काम करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 नंबर में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि
पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होता है। ये रंध्र कहाँ पाई जाती है, पत्तियों के सरफेस यानी कि उनके सतह पर पाई जाती है, जहां से गैसेस का आदान प्रदान होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर का सवाल, ये है आपका 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य क्यों होता है। क्यों? क्योंकि भैया पोषण से हमें मिलता है ऊर्जा। मेरे पास ऊर्जा है तभी मैं यहाँ पे खड़े होके आपको पढ़ा पा रही हूँ, पोषण की वजह से। इसके बाद शरीर में कहीं भी कट लग गया, टूट फूट गया है कुछ, उसको रिपेयर करने के लिए भी पोषण की जरूरत होती है। फिर बेटा जी वृद्धि के लिए, ठीक है, मेरे शरीर में जो भी वृद्धि हो रही है उसके लिए भी पोषण की ही जरूरत होती है, ठीक है। तो ये चीजें, ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर लेना, 4 पॉइंट। और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी मेरे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब के लिए भी पोषण की जरूरत होती है। काम करने के लिए एनर्जी, पोषण की जरूरत होती है, तो पोषण की जरूरत इन चीजों के लिए होती है, नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा जी आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा कि रक्त क्या है, मनुष्य के श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। तो रक्त क्या है भैया, एक तरल ऊतक संयोजी है रक्त, ठीक है। तरल यानी कि फ्लूइड, ऊतक यानी कि टिश्यू, और संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो यानी कि तरल ऊतक संयोजी ऊतक, सरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है, 5000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। यहाँ पे देखना, मूत्र बनने की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन आपको करना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, संक्षेप बोला जा रहा है। तो मूत्र कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, पुनः अवशोषित किया जाएगा और दोबारा से सिक्रीट कर दिया जाएगा। ये 3 स्टेप आपको लिखना है। पहला लिखना है अल्ट्रा फिल्टरेशन, जिसमें क्या होता है भैया, छनाव होता है, सारी गंदगी अशुद्धियां छनती हैं। फिर होता है भैया रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है भैया, कुछ ऐसी काम की चीजें भी छन जाती है जैसे ग्लूकोज वाटर, जिसे वापस से रीएब्जॉर्ब, पुनः अवशोषित किया जाता है। फिर होता है बेटा सिक्रीशन में क्या होता है कि वापस से इस छनाव के बाद भी कुछ अशुद्धियां बच जाती हैं, उस अशुद्धियों को वापस से डाला जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होती है, ये याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है जंतुओं का नाम, ये दिया हुआ है, और इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है ये आपको बताना है। तो मछली में किसकी मदद से श्वसन होता है, गिल्स की, फेफड़े की मदद से, ठीक है, गिल्स की मदद से होता है। मच्छर में होता है श्वसन नाल ट्रैकिया की मदद से, केचुआ में होता है उसके त्वचा से ही, कुत्तों में होता है बेटा फेफड़ों से, और बेटा जी मनुष्य में यानी कि हमारे में कैसे होता है, फेफड़ों से होता है। क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है। आओ इसके बाद यहाँ पे देखना दीर्घ रोम क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो शुद्धांत के आंतरिक स्तर पर अनेक, आपका जो शुद्रांत होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, मान लो ये क्या होता है, शुद्रांत है, छोटी आंत है। यहाँ पे उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर होती है उसी को क्या बोला जाता है, दीर्घरोम बोला जाता है। ये क्यों होता है, ताकि भैया सतही क्षेत्रफल को बढ़ा दे। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अवशोषण बढ़ जाएगा, इसलिए ये मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना परजीवी किसे बोलते हैं भैया, परजीवी जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे, दूसरों के शरीर पर रहे, उसे ही बोलते हैं परजीवी। जैसे कि जो आपके बालों में पाई जाती है, जिसे ढील बोलते हैं आमतौर पे। प्रकाश संश्लेषण आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, पहले तो ये वाला रिएक्शन तुम लिख दोगे, अभिक्रिया लिख दोगे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए बना देते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जल भी इसमें से निकलता है, ये लिख दोगे, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी का आपको क्या देना है, परिभाषा देना है। शाकाहारी क्या होते हैं भैया, जो जीव जो पौधे या पौधों के उत्पाद का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो पौधों को खाएं या पौधों के उत्पाद को ग्रहण करें, जो मांस नहीं खाते उन्हें बोलते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी क्या होते हैं भैया, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के मांस पर निर्भर होते हैं, उसे बोलते हैं मांसाहारी। जैसे कि शेर हो गया, बाघ हो गया, सर्प हो गया, ये सब। और हम क्या है, हम सर्वाहारी हैं, हम मांस भी खाते हैं, और हम क्या खाते हैं बेटा जी, हम पेड़ पौधे, साग सब्जियां, ये सब भी खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं बेटा कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। देखना, गौर करना, जल और बेटा जी खनिज लवणों के लिए तो ये होता है आपका जाइलम, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर है ना। आओ, नहीं इंग्लिश का पेपर नहीं देने का मन है क्या बेटा, हाँ, इंग्लिश का पेपर नहीं देने का मन है बेटा, बताओ फटाफट से।
ये क्लियर है? हाँ, आओ इसके बाद यहाँ पे देखना है श्वसन और ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है उसके बारे में एक बार देख लो। जब तुम श्वसन करते हो तो क्या होता है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये क्या है बेटा जी, ये भौतिक अभिक्रिया है। मतलब यहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊर्जा बनती है और यहाँ पे ऊर्जा नहीं बनती है। ये कोशिका के अंदर होती है और ये कोशिका के बाहर होती है। ये क्रिया में एंजाइम जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है भैया कि तुम्हारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है, एनर्जी बनती है, ये सेल के अंदर होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन तभी बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जस्ट तुम सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। ये जो होती है श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है और ये केवल उच्च जंतुओं में होती है, ठीक है। ये केवल उच्च जंतुओं जैसे हम लोगों में होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लेना, सवाल आ जाएगा। मॉर्निंग की क्लास जो मैंने लगाई है यहाँ से सवाल आ जरूर जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल होता है वहां पे, इसी वजह से वो हरे होते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा आपको देनी है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। द्रव्य क्या कमरे के ताप पर या द्रव्य के कथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर, देखो हम ये कह रहे हैं कि जो जल है वो वाष्प बनकर अगर धीरे धीरे निकल रहा है पत्तियों से तो उसे बोलते हैं बेटा जी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन का परिभाषा आपको लिखना है, तो पौधों के कायिक भाग से, जैसे जड़, तना, पत्तियां, इनके द्वारा अगर प्रजनन हो रहा है तो उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन, ठीक है। कायिक प्रवर्धन इज द करेक्ट टर्म, ठीक है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि अगर कायिक भाग से, जैसे जड़ हो गया, जैसे पत्तियां हो गई, ठीक है, इनसे अगर क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है तो, ठीक है। पोषण की परिभाषा आपको देनी है, तो क्या कहोगे कि यह ऐसी विधि है जिससे पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को ही क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखना है, तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है भैया कि जीव हवा द्वारा जल को उत्सर्जित करते हैं, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। स्थानांतरण की बात करती हूं भैया, तो स्थानांतरण में जीव स्थान बदल देता है, ठीक है। द्विगुण परिसंचरण क्या क्या अर्थ होता है? द्विगुण परिसंचरण का मतलब होता है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि आपके हृदय से जो रक्त है वो 2 बार निकल के जाएगा, एक बार ही जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होती है कि भैया आपके फेफड़ों से, ठीक है, जो शुद्ध रक्त होती है वो किस में आती है भैया? वो आती है आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किस में जाती है भैया? वो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में, पूरे शरीर से फिर जो अशुद्ध रक्त होगी वो आपके राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और वो अशुद्ध रक्त फिर आपके दिल तक चली जाएगी। तो यहाँ पे दिल में 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार निकल रहा है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन या द्विगुण परिसंचरण कहा जाता है। कर लोगे? ठीक है, हाँ। आओ अब यहाँ पे देखना बेटा, अब यहाँ पे देखना बाह्य श्वसन क्या है। इस प्रक्रिया में वायु से ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए जीव द्रव्य तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया के अंदर, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसमें श्वसन सतह पर होता है, इसे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं लसिका क्या होती है और रक्त में अंतर बताना है, तो आप बिल्कुल बता लेंगे कि लसिका जो होती है इसके पास आरबीसी नहीं होता है और रक्त जो होती है इसके पास आरबीसी होता है, ठीक है। लसिका जो होती है रंगहीन होती है, ये कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो ये अंतर आप लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। ये 2 नंबर में ये अंतर आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखना मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन है, किन्हीं 2 घटकों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। परिवहन तंत्र के बारे में आपको लिखना है मानव के, ठीक है। तो चलो देखते हैं। मानव के परिवहन तंत्र के घटक लसिका और रक्त होते हैं, दोनों ही तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। दोनों ही तरह, मैं आपको शॉर्ट में आंसर बता रही हूँ, आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देना, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया एक रक्त होता है, एक होती है लसिका, परिवहन है, ठीक है, परिवहन तंत्र है। और जो रक्त होता है लाल होता है, आरबीसी पाई जाती है। लसिका जो होती है रंगहीन होती है, इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण आपको लिखना है। प्रकाश संश्लेषण आपको समझाया ही, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप क्या लिखेंगे, समीकरण ये वाला होता है, ये वाला समीकरण आप लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी मदद से सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, जल निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि रंध्र तथा वात रंध्र की श्वसन में क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो भैया रंध्र यानी कि स्टोमेटा, फिर यहाँ पे देख लो, वायुमंडलीय ऑक्सीजन में पौधों के पत्तियों द्वारा रंध्रों द्वारा प्रवेश हो पाते हैं, लेकिन पुराने वृक्ष के तने की कड़ी त्वचा पर अतः वायु रंध्रों एवं अंतर कोशिकीय स्थानों से ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे देखना बेटा जी क्या होता है, रंध्र जो होता है ये पत्तियों पर पाया जाता है। तो पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनसे गैसेस का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ पौधे का जो कड़ा पार्ट होता है, जैसे तना हो गया, ठीक है, तो ये तो कड़े हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे कैसे गैसेस का आदान प्रदान होता है, वो होता है वातरंध्र की मदद से। किसकी मदद से, वातरंध्र की मदद से होता है, ठीक है। जो पौधे के कड़े पार्ट होते हैं, जैसे तने हो गए, बिल्कुल कड़े मोटे हो जाते हैं, वो उन पे यहाँ से होता है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है सरोहन क्या होता है 2 नंबर में, तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण जो भी हैं वो पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया को ही सरोहन बोला जाता है। नीचे से पौधे ने खनिज और लवण और जल जो है अवशोषित किया और उसे कहाँ पहुंचा रहे हैं, उसे पहुंचा रहे हैं पत्तियों तक, क्योंकि पत्तियों को जरूरत है पानी की, पत्तियों को जरूरत है बेटा जी किसकी, खनिज की, लवण की। तो इसी प्रक्रिया को ही सरोहन बोला जाता है। फिर यहाँ पे गौर करना बेटा, यहाँ पे 2 नंबर का मानव पाचन तंत्र, आहार नाल का श्वसन, अच्छा ये है 5 नंबर का, ठीक है, ये है 5 नंबर का सवाल। आपको कहा गया है बेटा आपको चित्र बनाना है और उस चित्र को नामांकित करना है। तो चित्र कैसे बनाओगे, चित्र मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ऑल्दो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका अमाशय है, अमाशय जो है वो छोटी आंत में खुलता है, छोटी आंत में खुलता है। अब ये जो छोटी आंत है ये बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है, ये इस तरीके से बड़ी आंत में खुलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये मैंने बना दिया। पहले मुख गुहा होती है, मुख गुहा में क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना अमाशय में आता है भोजन, अमाशय में क्या होता है, HCl होता है। जो HCl होता है ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, HCl माध्यम जो होती है अम्लीय माध्यम बनाती है, ठीक है। इसके अलावा फिर बेटा जी ग्रहणी यानी कि आपका छोटी आंत का पहला हिस्सा, यहाँ पे भोजन जो होता है पूरी तरीके से पचता है और फिर बेटा यहाँ पे अवशोषण होता है, ठीक है, एसिमिलेशन होता है, ठीक है। जो आपके पोषक तत्व होंगे वो रक्त में मिलाए जाएंगे और बेटा जी फिर आपका पचा हुआ भोजन जो है वो किस में आता है, बड़े आंत में आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, केवल जल को रीएब्जॉर्ब अवशोषित किया जाएगा। बड़ी आंत में कभी भी पाचन नहीं होता है, केवल जल को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। ये होता है पूरा का पूरा। देखो बड़ी आंत में क्या होता है, केवल और केवल क्या होता है, जल को अवशोषित किया जाता है। ये चीज याद रखना। 5 नंबर का सवाल था, ठीक है। फिर ये 5 नंबर का सवाल है कि मानव हृदय का स्वच्छ चित्र आपको बनाना है, उसे नामांकित करना है और बेटा इसके कार्यों को आपको समझाना है, ठीक है। तो मानव हृदय आप बना लोगे, मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से फेफड़ा बना लेना, इस तरीके से फेफड़ा बना लेना, ठीक है, इस तरीके से फेफड़ा बना लेना। ये है रक्त इसमें से इसमें आया, ये तुम्हारा बॉडी टिश्यू है, ठीक है। यहाँ से फिर रक्त इसमें आता है, इसमें से रक्त इसमें जाता है, इसमें आता है, फिर इसमें से इसमें चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, हृदय बनाओगे और पूरा नामांकित करोगे कि ये फेफड़े हैं, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा है, और ये क्या है भैया, ये ऑर्टा है, ठीक है, महाधमनी है जो शरीर में रक्त लेकर के आती है। फिर यहाँ से महाशिरा यानी कि वेना केवा जो होती है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के आ जाती है, राइट एट्रियम में लेकर के आती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है। फिर भैया जो तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी होती है यानी कि भैया तुम्हारी जो फुफ्फुसीय धमनी जो होती है वो इस अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के जाती है, ये फेफड़ों तक लेकर के जाती है। ये पूरी प्रक्रिया आपको 5 नंबर में लिख करके बताना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना, ये डायग्राम बनाया हुआ है, सिंपली जो मैंने डायग्राम बनाया था वो भी डायग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन नाम जरूर लिखना है। नाम नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये पूरा वही समझाया हुआ है आपको, क्या क्या होता है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। फिर यहाँ पे देखना बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा आपको समझाना है। ठीक है, सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, क्यों होती है भैया? सूरज की रोशनी नहीं मिलेंगे तो कैसे ये काम करेंगे? क्योंकि ये जो होते हैं सूरज की रोशनी की मदद से ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है क्या? प्रकाश। आप एक काम करो, गमले में लगे हुए एक जीवित पौधे को 2 दिन के लिए किसी अंधेरे कमरे में रख दे। इससे उसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी? स्टार्च रहित हो जाएंगी, उसमें स्टार्च नहीं रह जाएगा। इसके पश्चात पत्तियां कुछ भाग पीले हो जाएंगे। ठीक है, कारक द्वारा पिन की सहायता से इनको दोनों ओर से बंद कर दें, या गेनोंक लाइट स्क्रीन में काला कागज लगा करके पत्ती की दोनों सतहों को क्या कर दे? बंद कर दे। इसके बाद पौधों को लगभग 6 घंटे धूप में रख दे, तत्पश्चात कॉर्क के टुकड़े को निकाल दे और पत्तियों को कुछ समय के लिए इथाइल एल्कोहल में उबाल दे। ठीक है, आपने क्या किया? अब उस पत्ते को इथाइल एल्कोहल में उबाल दिया, उसका क्लोरोफिल निकल जाएगा। अब इसी पत्ती को आयोडीन की घोल में डुबा दें। आप देखेंगे कि पत्ती का ढका हुआ भाग पीला रह जाता है एवं खुला भाग स्टार्च बनने से हरा नीला हो जाता है। इसी प्रक्रिया से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण में हमेशा सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। फिर बेटा ये 5 नंबर का सवाल है कि मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या आपको करनी है, यह क्यों आवश्यक होता है? दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन की आपको क्या करनी है बेटा जी? आपको यहाँ पे समझाना है। दो बारी जो ब्लड आता है और फिर आपके शरीर, देखो एक बारी ब्लड आपके शरीर तक आया, फिर एक बारी शरीर से कहाँ गया? दोबारा से फेफड़ों तक गया। ठीक है, तो 2 बारी ब्लड आता जाता है। ठीक है, इसको तुम्हें समझाना है। 5 नंबर का सवाल है, इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पे गौर करना। ठीक है, ये 5 नंबर का सवाल है, इस तरीके से आपको करना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे क्रियाकलाप के द्वारा आपको क्या करना है बेटा जी? क्रियाकलाप के द्वारा समझाना है। ये क्रियाकलाप के द्वारा तुम समझाओगे, अभी थोड़ी देर पहले तुमको मैंने बताया था। ठीक है, किस तरीके से तुम क्या करोगे? गर्म करोगे, फिर क्या करोगे, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि आपको बतानी है, नेफ्रॉन की। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है कैसे काम करता है? ठीक है, चलो यहाँ पे देखना। हाँ, ये नेफ्रॉन मैं छोटा सा ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अरे यार यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। ये क्या है? नेफ्रॉन है आपका। इस तरीके से आप नेफ्रॉन ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में आप बताएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, क्या बताएंगे कि भैया ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, जहाँ से क्या होता है? रक्त का छनाव होता है। वो रक्त छन करके किस में आता है? बोमेन संपुट में आता है। ठीक है, अब बोमेन संपुट से क्या होता है भैया? यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है कि कुछ ग्लूकोज और जल भी छन जाते हैं, उसे दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। और फिर अभी भी कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, उन अशुद्धियों को वापस से इस नेफ्रॉन में डाला जाता है, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में डाला जाता है। इसी को बोलते हैं सिक्रीशन। ठीक है, इस चीज़ को आप पूरा समझाओगे। इसके अलावा फिर यहाँ पे यही डायग्राम मैंने अभी ड्रॉ किया था। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? 5 नंबर। आप कैसे बताओगे कि वो सजीव है? किस चीजों को देख करके बताओगे कि वो सजीव है? पहला, सजीव की संरचना। देखो, उनकी कोशिका और ऊतक, सजीवों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, उनकी कोशिका और ऊतक होते हैं। उनकी संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव से विघटित होने लगती है। सजीवों की निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, सभी सजीव वस्तु सजीव कहलाती हैं। सभी जीवित वस्तु सजीव कहलाती हैं। जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी क्या हैं? सजीव हैं। वे रूप, आकार, रंग आदि की दृष्टि में समान भी होती हैं तथा भिन्न भी होती हैं। पशु गति करते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, वंश वृद्धि करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो बोलते नहीं हैं, भागते दौड़ते नहीं है, फिर भी वह सजीव है। अति सूक्ष्म स्तर पर होने वाली उनकी गतियां दिखाई नहीं देती हैं। अणुओं की गतियां न होने के कारण अवस्था में वस्तु को निर्जीव माना जाता है। यदि वस्तु के अणुओं में गति न हो फिर भी उस वस्तु को सजीव माना जाता है। सामान्यतः क्यों? इसकी वजह से, इनके कारण की वजह से। ठीक है, ठीक है, यस। अब यहाँ पे गौर करना बेटा, यहाँ पे गौर करना। ये 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आपको क्या करना है? बताना है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है वो चीज आप कर लोगे, है ना? कर लोगे, नहीं कर लोगे? फिर से मैं बता दूं, बताओ। प्रकाश संश्लेषण कर लोगे? 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, यहाँ से सवाल आ जाएंगे पेपर में। ठीक है, ये चित्र बना करके आपको प्रकाश संश्लेषण बताना है।
मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? जब हम सांस लेते हैं तब हमारी पसलियां जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, ठीक है, डायफ्राम ऐसे चपटा हो जाता है आपका। फिर क्या होगा भैया, इसके कारण वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, चेस्ट कैविटी जो होती है बड़ी हो जाती है, ठीक है, फुफ्फुसिए के भीतर वायु फुफ्फुसिए के भीतर चली जाती है, फुफ्फुस के भीतर चली जाती है, ठीक है। सिंपली क्या होता है भैया कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी जो होती है बड़ी हो जाती है, सांस लो, ठीक है, और आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आपके फेफड़ों के अंदर आ जाती है, ठीक है। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम जो फ्लैट है वापस से ऐसे हो जाता है, चेस्ट कैविटी वापस से जो आपका ये देखो ये चीज़ वक्ष गुहा है जो, ठीक है, वक्ष गुहिका जो है वो वापस से सिकुड़ जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। इज इट क्लियर? ये होता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, यस। अब देखो एक चीज और यहाँ पे लिख देना कि जब तुम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर फेफड़ों में जाती है, ठीक है, आपका डायफ्राम फ्लैट होता है, आपका वक्ष गुहा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो कूपिकाओं तक जाती है। कूपिकाओं में अब क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वियोलाई, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका आदान प्रदान होता है, और वापस से जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो तो तुम्हारा जो डायफ्राम जो फ्लैट था वापस से अपने शेप में आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा, आपका वक्ष गुहा चेस्ट कैविटी जो है बेटा वो फिर से पिचक जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया 4 बजे उठ के बकैती कर रहे हो तुम सभी, क्या आदमी हो यार, कैसे आदमी हो? सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्ण रहित क्लोरोफिल आवश्यक है। कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे बताओ? देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्ण हरित यानी कि क्लोरोफिल आवश्यक होती है। पुष्टि के लिए निम्नलिखित प्रयोग आपको करना होगा। एक क्रोटन पौधे के गमले में 24 से 48 घंटे के लिए अंधकार में रख दो, उसको अंधेरे में रख दो। फिर क्या होगा, फिर एक निश्चित अवधि समय के पश्चात इसकी एक पत्ती को तोड़कर उसका स्टार्च परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। निरीक्षण करने पर यह देखा जाता है कि पत्ती का वह स्थान जो हरा था नीला हो गया है और पीले भाग पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं है। प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि हरे भाग में पर्णहरित उपस्थित होता है जिससे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्टार्च का निर्माण हुआ। अन्य स्थानों पर नहीं स्टार्च बनता है, अतः यह सिद्ध होता है कि जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां बेटा क्या होगा, वहां भोजन बनेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा पाचक एंजाइमों का क्या क्या कार्य होता है वो आपसे पूछा जाएगा। क्या कार्य होता है पाचक एंजाइम का, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पहला एंजाइम जैव उत्प्रेरक जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। ठीक है, ये पाचन क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करने में सहायता देते हैं। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। वह वसा को वसी अम्ल यानी कि फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। रेनिन एंजाइम जो होती है, ठीक है, रेनिन एंजाइम क्रिया कर पेप्सिन की सहायता करता है और इसमें दूध प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रिया अवधि बढ़ जाती है। पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बना करके वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उनका इमल्सीकरण करता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा इमल्सीकरण कौन करता है, पित्त का रस करता है। ठीक है, अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी रस, हाँ, इमल्सन बने वसीय पदार्थ को वसा और अम्ल ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, बिल्कुल ठीक है। इमाइलेज भोजन के कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। छोटी आंत की दीवारों से क्या निकलती है बेटा जी, ठीक है, पेप्टिडेन, आंत्र लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज निकलकर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो जो एंजाइम है उसका कार्य क्या क्या होता है। कहाँ से निकलती है बेटा, आपके अग्नाशय से निकलती है, आपकी छोटी आंत से कुछ एंजाइम निकलती है, उनका कार्य क्या क्या होता है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे गौर करना, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, ये चीज़ पूछा जाएगा। धमनी जो होती है मैंने आपको बताया क्या कार्य करती है, ये शुद्ध रक्त को आपके शरीर तक लेकर के जाती है, शुद्ध रक्त को वापस से हृदय तक लेकर के जाती है। इनमें क्या होता है भैया, धमनी जो होती है इनमें वाल्व नहीं होता है, इनमें वाल्व होता है। ये शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ये ऊपरी हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है, धमनी जो होती है ये क्या कार्य करती है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताओगे कि भैया अगर ये एरोबिक है, ठीक है, वायवीय है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और यहाँ पे नहीं होगी। फिर बेटा जी यहाँ पे देखना, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह केवल जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। ये मनुष्य मेढक में होती है, ये कवक और ईस्ट में होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखना अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्यों चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो अमीबा क्या करेगा, पहले कूटपाद बनाएगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा, फिर भोजन के पास जाएगा, फिर भैया भोजन को लेगा और क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, ठीक है, फूड वैक्यूल बना लेगा और फिर उस भोजन का क्या करेगा, पाचन करेगा और शरीर के सतह के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर निकाल देगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तुम इस तरीके से ड्रॉ करोगे। आगे बढ़ते हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। बहुकोशिकीय जीवों के लिए केवल बाहरी त्वचा से कोशिका और रंध्र ही वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग सीधे वातावरण से संबंधित नहीं होते हैं। अंततः ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते हैं। श्वसन गैसों को आदान प्रदान तथा अन्य कार्यों के लिए विसरण बहुकोशिकीय जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत काम और सीधा और धीमा है। यदि शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन की गति करना फुफ्फुसिया से ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। क्यों अपर्याप्त है बेटा, क्योंकि हमारे में क्या होता है, पूरा का पूरा एक तंत्र पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, हमारे में पूरा का पूरा एक तंत्र पाया जाता है। हम बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें एक तंत्र बनाया गया हमारे सिस्टम में। हम केवल शरीर से नहीं कर सकते, ठीक है, शरीर की सतह से केवल नहीं कर सकते। नियंत्रण और समन्वय का पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। तो न्यूरॉन होगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर देना सारे के सारे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, ये करता है सेरिबेलम, ठीक है, सेकंड का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, अब ये देखना निम्नलिखित किसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, फटाफट से बताओ। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो ये मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है, मेरुरज्जु में बनते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे देखना मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, लगभग 1.5 किलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांट सकते हो तुम। इसका आंसर कैसे लिखना है, 6 का दिस, 7th का दिस, 8th का दिस, इस तरीके से, ठीक है। 6 का सी बच्चे कह रहे हैं, 7th का क्या होगा, 3 भागों में बांट सकते हो, ठीक है, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, नलिका विहीन, नलिका युक्त दोनों, तो ये होती है नलिका विहीन, 8th का ए, ठीक है, 8th का ए। इसके बाद यहाँ पे गौर करना कि लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। 8th का ए, हाँ, 9th का डी, ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पे गौर करना, ये सवाल है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सी होती हैं। अंडाशय यानी ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, या सभी। 10th का आंसर बताओ, ये सभी निकलती हैं, यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गौर करना कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। वृक्क यानी कि किडनी, किडनी के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो कौन सी है, वो एड्रिनल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करती है बेटा, ये क्या काम करती है कि भैया तुम्हारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी जो दुमिका होती है, ये पहले क्या करेगी, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करेगी, फिर ये कोशिका काय यानी कि बॉडी सेल तक भेजेगी, सेल बॉडी तक भेजेगी, ठीक है, वो बॉडी तक भेजेगी, फिर वहाँ से ये जो सिग्नल होगा वो जाएगा एक्सॉन तक, एक्सॉन से बेटा ये एंड, टर्मिनल एंड पर जाएगा, फिर वहाँ से बेटा ये किस में आएगा, सिनेप्स में आएगा, और फिर वापस से किसी न्यूरॉन के दुमिका में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है कि दुमिका रिसीव करेगी, ठीक है, उसे कहाँ भेजेगी, उसे बॉडी तक भेजेगी, फिर उसे कहाँ भेजेगी, एक्सॉन तक, एक्सॉन से टर्मिनल पे आएगी, फिर सिनेप्स में आएगी, फिर उसके बाद नई दुमिका कोई इसे रिसीव कर लेगी, ठीक है। इस तरीके से ये काम करती हैं। फिर पौधों में प्रकाशन अनुवर्तन किस प्रकार से होता है, यह आपको बताना है बेटा, प्रकाशन अनुवर्तन किस प्रकार से होता है। तो पौधों में जो प्रकाश अनुवर्तन है 2 तरीके का होता है। प्रकाश अनुवर्तन का मतलब है कि आपके जो तने हैं वो प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे और जड़ जो होते हैं वो प्रकाश से दूर जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश अनुवर्तन आप बताएंगे कि अगर किसी पौधों को आप अंधेरे में रख देते हैं और वहां से कहीं से किसी खिड़की से छोटी सी सूरज की रोशनी आ रही है तो जो पौधा है वो रोशनी की तरफ मुड़ने लगता है, इसी को प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है, यस।
अब यहाँ पे देखना, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में बनता नहीं है। आयोडीन की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, ये बनाती है थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो हमें हो जाएगा घेंघा यानी गोइटर, यानी कि गर्दन जो होगी वो फूल के बाहर आ जाएगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे देखना पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन का आपको नाम लिखना है। हार्मोन क्या काम करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं, ये गौर करना, कोशिकीय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं। पौधों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। ऑक्सिन होगा, साइटोकिनिन होगा, जिबरलिन होगा, एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक है, एबीए जिसको बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हमेशा स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन से है? पादप हार्मोन है। दो पादप हार्मोन के बारे में आपको बताना है। पहला जिबरलिन, ये क्या काम करता है? तनों की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। साइटोकिनिन जो होता है ये क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ठीक है। और बेटा सेल डिवीजन भी कह लो, उसमें भी मदद करता है। मधुमेह से आप यानी डायबिटीज से आप क्या समझते हैं? तो भैया यहाँ पे जो इंसुलिन होता है जब वो कम निकलता है तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। और यही इंसुलिन हम क्या करते हैं? फिर बाहर से देते हैं ताकि ये मधुमेह को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये चीज होता है। ये कौन सा रोग है? जो इंसुलिन के कमी से होता है। फिर देखना तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के किसी भाग में दर्द या क्षति का आभास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना तंत्रिका तंत्र क्या होती है भैया? ये वो तंत्र है कि हमारे शरीर में कोई क्षति हो रही है या कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वहीं पीयूष ग्रंथि की मैं बात करूं तो इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसको भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। बहुत सारी ग्रंथियों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? शरीर द्वारा उत्पादित रसायन होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर शरीर द्वारा क्या होते हैं? उत्पादित एक रसायन होते हैं। ये तंत्रिका कोशिका के बीच सिग्नल भेजने का काम करते हैं। इनकी संख्या 100 अरब न्यूरॉन्स है। मस्तिष्क में बिजली और न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग कर न्यूरॉन्स में एक दूसरे से जानकारी भेजा जाता है। अब यहाँ पे 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब देखना, प्रतिवर्ती स्वरूप संपन्न होने वाली अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब बिना सोचे समझे आप जो कार्य करते हैं उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म बर्तन छुआ तो हाथ हटा लिया, ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये क्रिया जिस रास्ते से होकर के जा रही है उस रास्ते को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगी? सेंस करेगी, ठीक है। वो कहाँ भेजेगी? इसको भेजेगी मेरु रज्जु के पास। मेरु रज्जु बोलेगी, उसका क्या करेगी? संश्लेषण करेगी, डिसीजन लेगी। और फिर बेटा जी आपकी जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो क्या काम करेंगी? वो इसे वापस से आपके मसल्स तक लेकर के आएंगे और इस इंफॉर्मेशन को मसल्स तक देंगे कि भैया हाथ हटा लो। बिना सोचे समझे किया जाने वाले कार्य उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और जिस रास्ते पर, जिस पथ पर ये कार्य होता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। फिर साइनो आरिकुलर नोड क्या होता है? जिसको एसए नोड बोला जाता है। ये जो एसए नोड होता है ये क्या काम करता है बेटा? विद्युत संकेत उत्पन्न करने का काम होता है। ऑल्दो आप 11th में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सवाल कई बार पूछा गया है इसलिए इस सवाल को मैंने यहाँ पे रख दिया है। हार्मोन क्या होता है भैया? केमिकल मैसेंजर होता है, रासायनिक मैसेंजर संदेश वाहक होता है हार्मोन, ठीक है, ठीक है। हार्मोन निकलता कहाँ से है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, ठीक है, और इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ये सब क्या है? हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? पौधों के हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखना कौन कौन से, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य में होने वाली क्रिया जिसमें ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ा जाता है, इसे ही ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। सवाल पूछा जाता है गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है? ताकि भैया हमारा शरीर थोड़ा ठंडा हो सके। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर पसीना निकालता है। हमारे शरीर से अगर पसीना बाहर निकलेगा तो हमारी त्वचा फिर से ठंडी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं? ये एक ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर के संतुलन को, ताप को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक है। यस। फिर यहाँ पे देखना जैव आवर्धन क्या होता है? 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हम फसलों में क्या कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं? ये जो कीटनाशक होती है ये खत्म नहीं होती है, ये इकट्ठी होती जाती है हर एक पोषक स्तर पे और इसी को जैव आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। जैव आवर्धन के कारण मनुष्य खाद्यान्नों में ये रसायन एकत्रित होते रहता है, ठीक है, ठीक है।
ये जो रसायन है ये खत्म नहीं होता है, ये हर एक पोषक स्तर पर एकत्रित होता रहता है। पौधों से हमारे में आएगा, फिर हमारे जो पौधों से जानवरों में आएगा, जानवरों को हम खाएंगे तो हमारे में आएगा, हम जब मरेंगे तो चील कौवा या फिर जो भी है, ठीक है, उनमें जाएगा, डिकम्पोजर में जाएगा, ठीक है। तो ये हर एक पोषक स्तर पर क्या होता है, इकट्ठा होते रहता है। इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। जैसे कि DDTs का एग्जाम्पल याद रखना, DDTs का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होती है 3 भाग होते हैं इसमें, आगे वाला ब्रेन, बीच वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। आगे वाला जो ब्रेन होता है, ठीक है, इसे फोर ब्रेन कहा जाता है। इसको 2/3 भाग अगर मस्तिष्क होता है, ठीक है, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, 2/3 आगे वाला मस्तिष्क होता है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि आगे वाले मस्तिष्क में क्या क्या होता है, बीच वाले मस्तिष्क में क्या होता है और पीछे वाले मस्तिष्क में क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या कार्य ये करते हैं। आओ, अग्र मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं भैया, ठीक है, बीच वाले मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं और पीछे वाले मस्तिष्क के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखना यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स का संरचना बनाना है और इसके कार्यों का वर्णन करना है। न्यूरॉन्स का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, ठीक है। देखो, हाँ, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। एक्सॉन लिखेंगे, माइलिन शीट लिखेंगे, ठीक है, कोशिका काय लिखेंगे, दुमिका लिखेंगे, केंद्रक लिखेंगे, ये एक्सॉन है, ये क्या है, टर्मिनल एंड है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिर लिखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना भैया, यही चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज आप ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो बिल्कुल आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। स्त्री केशर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ। अंडाशय बोलते हैं। स्त्री केशर का जो आधारीय भाग होता है ये वाला इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद सवाल नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है कौन सा? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, फटाफट से बताओ। यस, पुंकेसर होता है, ठीक है। पुंकेसर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, नर प्रजनन अंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गौर करना बेटा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गौर करना कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मनुष्यों में नर जननांग कौन सा होता है? तो इनमें से सभी होते हैं, है ना। जननांग किससे मिलकर के बनता है, ठीक है, इनमें से सभी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, शुक्राणु कहाँ बनते हैं बेटा? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं वृषण में, यानी कि टेस्टिस में, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यस। यहाँ पे गौर करना, पुरुष के शिश्न का शिखर भाग कहलाता है क्या? प्रीप्यूज जो होता है वो स्किन जो होती है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन यानी कि बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाइड्रा और यीस्ट में होता है, ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताओ, फटाफट से बताओ 8th का करेक्ट आंसर। बताओ बताओ। शुक्रवाहिका तो नर में पाया जाता है ना बेटा, शुक्रवाहिका शुक्राणु वाली वाहिका है, ठीक है। उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन सा है? उभयलिंगी जंतु बताओ। उभयलिंगी जंतु 9th का ए, ठीक है, केचुआ होता है। इसके बाद सवाल नंबर 10, निम्न में से किस जंतु किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन किस में होता है? 10th का आंसर, यस। आंसर जवाब देंगे तो सवाल नंबर लिख के देंगे। 10th का आंसर क्या है? बहुविखंडन मलेरिया वाले परजीवी में, है ना, यस। 11th का आंसर क्या है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है, ठीक है, यस, मुकुलन यानी कि बडिंग बोलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है अंडाशय, है ना, 2 होती है, यस। फिर इसके बाद यहाँ पे गौर करना, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसे होता है? अगर शुक्राणु जो है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ होता है तो इसका रंग कैसा होता है? 13th का आंसर फटाफट से बता दो।
बेटा श्वेत होता है। कैसा दिखता है? श्वेत दिखता है ना। यस। सवाल नंबर 14, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं कहाँ? वृषण में जो शुक्राणु बने हैं वो संचित कहाँ होते हैं? फटाफट से बताना 14th का आंसर। देखो संचय शुक्राशय में तो होता नहीं, अधिवृषण में होता है। ठीक है, ठीक है। आओ, निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। फूल, फल, बीज या भ्रूण। देखो फल स्वरूप अंडाशय जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है बेटा? अंडाशय फल में कन्वर्ट होता है ना। किसमें? फल में कन्वर्ट होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेमानंद सिंघा बेटा आओ। 16, इसमें से कौन सा लैंगिक जनन की विधि है? कौन सी लैंगिक जनन की इसमें से विधि है? फटाफट से बताओ। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। लैंगिक जनन 16th का आंसर। अरे 16th का आंसर, 16th का सी, बीजाणु जनन बिल्कुल सही है। मुकुलन और विखंडन क्यों नहीं है बेटा? अच्छा, इसको अगर मैं काट के द्विलिंगी जनन कर दूं तब? द्विलिंगी जनन अगर मैं कर दूं तो बताओ, द्विलिंगी जनन अगर मैंने कर दिया तब क्या होगा? द्विलिंगी जनन अगर मैंने कर दिया फिर क्या होगा? अब क्या आंसर होगा? अब क्या होगा बताओ, बताओ बताओ, अब क्या होगा आंसर? हाँ, अब क्या इसका आंसर होगा बताओ? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनाती हैं। बीजांड की दीवारें जो है वो क्या बनाती है? बीजांड ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में, बीज में। सी इज द करेक्ट आंसर। 17th का बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना, यौन परिपक्वता की अवधि को बोलते हैं क्या? यौन आरंभ, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, यस। एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होती है? एक कोशिकीय जीव में जो प्रजनन की विधि होती है वो क्या होती है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंध या फिर ये सभी कौन होते हैं? 19th का आंसर, 19th का डी। किसने आंसर दिया है? यस, 19th का डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है क्या? देखो संख्या पूछी गई है, गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या नर युग्मक में केवल नर के युग्मक की बात हो रही है। ठीक है, केवल नर के युग्मक की बात हो रही है, तो संख्या क्या होगी? 23 होगी। ठीक है, यस। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बेटा, अंडाशय के भीतर पाया जाता है क्या? अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका। बेटा बीजांड पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? बीजांड। 20th का सी, 21st का भी सी ही होगा। ठीक है, यस। इसी के साथ भ्रूण कोष अवस्थित रहता है कहाँ पे? बताओ बताओ सर। 22nd का आंसर, 22nd। भ्रूण कोष बेटा बीजांड में है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। यस, 22nd का सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या? जो अंडाशय है अगर वो पूरी तरीके से विकसित हो गया फिर क्या बोलोगे? बीज बोलोगे, फल बोलोगे? बीजांड तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। क्या होगा? 23rd का आंसर फटाफट से दीजिए। यस एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। 23rd का देखो, आपका जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। और जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा फल। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ सवाल नंबर 24 आप सभी के स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट आंसर फटाफट से बताना क्या होगा? अरे बाप रे। पुष्प में नर भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। ठीक है, ये होता है नर भाग, ये होता है नर भाग। अब यहाँ पे गौर करना कि पौधों में मादा भाग को कहते हैं क्या बोलते हैं? पुमंग, पुंकेसर, दल, जायांग। ठीक है, ए क्या बोलते हैं? ए। हाँ, अब यहाँ पे देखना, कायिक प्रवर्धन संभव है किसमें? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बताओ, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? 25 का आंसर, 25 का आंसर देना। सभी के द्वारा होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। यहाँ पे देखना बेटा जी,
गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण क्या क्या होता है, किन कारणों के द्वारा ये अपनाया जाता है? पहला कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। दूसरा बेटा ये कि जैसे कॉन्डम वगैरह है, ये HIV एड्स को ना हो, उसे फैलने से रोकने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं तो इसमें क्या करा जाएगा, कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बेटा जी ये सारी जो STDs हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये ना फैले। और बेटा जी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाया जा सकता है। किसके द्वारा? कि अवांछित गर्भधारण, मतलब ऐसा गर्भधारण जिसे हम नहीं चाहते हैं, उसे रोकने के लिए। ठीक है, जनसंख्या को रोकने के लिए। और बेटा जी मैथुन के दौरान यौन संचरण रोगों से बचने के लिए भी, यौन संचरण रोगों STD से बचने के लिए भी किया जाता है। DNA की प्रकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक होता है? 2 नंबर का सवाल। DNA की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि DNA के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इसीलिए इसकी प्रतिकृति बनना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यस। इसके बाद यहाँ पे देखना ऋतुस्राव क्या होता है, क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है बेटा जी, क्यों होता है ये? देखो, जब निषेचन नहीं होता है तब ऋतुस्राव होता है। मतलब हमारे ओवरी से, अंडाशय से अंडाणु निकला, वो किस में गया? अंडवाहिनी में गया। अंडवाहिनी में निषेचन अगर नहीं हुआ तब ऋतुस्राव यानी कि पीरियड से शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर निषेचन हो गया तो ऋतुस्राव नहीं शुरू होता है। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? आओ, इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। स्वपरागन और परपरागन में डिफरेंस बताना है। स्वपरागन मतलब क्या होता है कि एक ही फूल के अंदर उसका जो पॉलन ग्रेन होगा, उसका जो परागकण होगा, उसके बेटा जी एंथर यानी कि उसके पराग कोश से उसके वर्तिकाग्र पर आना, स्थलांतरण होना, उसी को स्वपरागन बोलते हैं। मतलब एक ही फूल के अंदर अगर हो रहा है, और अगर ये 2 फूल के अंदर हो रहा है तो इसे बोलते हैं परपरागन। ठीक है, यहाँ पे संतान दुर्बल उत्पन्न होती है। इसमें बेटा, इसमें परपरागन में पौधे में नई किस्म आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आओ अब यहाँ पे देखना परागन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है? कि भैया वर्तिकाग्र तक पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कणों का पहुंचना ही क्या होता है? परागन होता है। ठीक है, पुनर्जनन क्यों होता है बेटा? पुनर्जनन क्यों होता है? खोए हुए अंग को वापस लाना, जैसे प्लेनेरिया में होता है, छिपकली के पूंछ में होता है, हमारे लिवर में होता है, उसे बोलते हैं पुनर्जनन। ठीक है, लैंगिक जनन की परिभाषा एवं महत्व आपको लिखना है 2 नंबर में। लैंगिक जनन जो होता है ये क्या होता है? 2 पेरेंट के मिलने से लैंगिक जनन होता है। 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, उनके युग्मक मिलते हैं, तब जा करके बेटा जी एक नई संतति का निर्माण होता है। और बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें भिन्नता होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यस। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना निषेचन को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिलते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोला जाता है। ठीक है, यस। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर होता है? एक कोशिकीय में कभी भी नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत नहीं होती है, एक ही पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ बहुकोशिकीय जीवों की, तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 युग्मक मिलते हैं, 2 पेरेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यस। इसके बाद यहाँ पे गौर करना बेटा जी, एक लिंगी, एक सेक्सुअल तथा बाइसेक्सुअल की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ आपको लिखना है। एक लिंगी की बात करती हूँ तो वे जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे अंदर, और द्विलिंगी जिसमें एक ही में होता है, जैसे कि केचुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे? द्विखंडन, इसमें एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं, इसमें एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बनते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में पूरी होती है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखना वर्षा होने पर परागकण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया परागकण कहलाती है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो वह स्वपरागन कहलाता है। यदि एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। वर्षा होने पर परागकण धुलकर मिट्टी से चिपक जाते हैं, अतः परागन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गीले हो जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे। गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में आपको बताना है। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो आरोपण यानी इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती हैं, जिससे बेटा जी, जिससे फर्टिलाइजेशन जो आपका इम्प्लांटेशन है, अगर वो नहीं हो रहा है, अगर रोपण नहीं हो रहा है, तो भैया कभी भी बच्चा डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यस।
जैसे इसके एग्जाम्पलर बताना, कुछ आईपील हो गया, अनवांटेड 72 हो गया, सहेली हो गया, ये सब इसके क्या है बेटा जी, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। HIV और एड्स का आपको नाम लिखना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कायिक जनन क्या होता है? कायिक जनन में शरीर का कोई भी भाग नया जीव जनन कर सकता है, ठीक है। कायिक जनन में शरीर का कोई भी भाग नया जीव में जनन कर सकता है, नया जीव बना सकता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा जो होती है माँ और बच्चे के बीच का एक ऐसा कनेक्शन होता है कि माँ का जो भी पोषक तत्व है वो बच्चे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। बच्चे के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर के प्लेसेंटा से होते हुए मदर की बॉडी में आता है और वो बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है माँ और बच्चे के बीच में, ठीक है। माँ और बच्चे के बीच में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य होता है भैया? जो दलपुंज होते हैं रंगीन होते हैं, तो ये कीट पतंगों को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं ताकि आओ मेरे पास आओ और यहाँ पे परागन के पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करो, इसलिए ये रंग बिरंगे होते हैं। सजीव में जनन के महत्व को आपको लिखना है, ठीक है। तो वंश की वृद्धि के लिए एक पीढ़ी जो है वो समाप्त ना हो जाए, अगली पीढ़ी हमेशा आती रहे, ठीक है, इसलिए ये जरूरी होता है। यहाँ पे देखना, पुष्प के विभिन्न अंगों का आपको सचित्र वर्णन करना होगा 5 नंबर में। तो आप पुष्प बना दोगे, फिर बाह्य दल लिखोगे कि सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है, पुष्प की चारों ओर पाया जाता है, इसका काम होता है रक्षा करने का। फिर पंखुड़ी की बात करते हैं, रंग बिरंगी होती है, कीट पतंगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। फिर पुंकेसर होता है, नर जनन तंत्र होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र होता है, इसमें क्या होती है? तंतु होती है, परागकोश होती है। फिर इसके बाद स्त्री केशर की बात करते हैं, तो इसमें स्त्री केशर होता है, ठीक है, और बेटा जी इसमें अंडाशय होती है, ठीक है, और सॉरी स्त्री केशर नहीं, इसमें वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय होती है, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा जी? ये जनन तंत्र है, नर और मादा जनन तंत्र है, जिनकी वजह से क्या होता है भैया? जिनकी वजह से परागन हो पाता है, ठीक है। उसके बाद देखना, एकल जीवों में प्रजनन की विभिन्न विधियां आपको बतानी है। एक होता है विखंडन, एक होता है खंडन, एक होता है पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन जिसका मतलब है कि खोया हुआ अंग वापस आना। मुकुलन यानी कि बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा और यीस्ट में होता है। फिर कायिक प्रवर्धन होता है, किसी भी कायिक भाग से नया जीव बन जाना। तो ये तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। परिवार नियोजन गर्भ निरोधक क्या होता है? परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन कौन सी? देखो स्थायी विधियों के बारे में पूछा गया है, तो भैया परिवार नियोजन गर्भ निरोध क्या होता है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहा जाता है। इसमें क्या होती है? अवरोधिका विधि होती है, रासायनिक विधि होती है और शल्य या स्थायी विधि होती है। शल्य या स्थायी विधि की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है भैया? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्त्री के फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और मेल के बेटा जी किसको काट दिया जाता है? मेल के, देखो नसबंदी जो होती है चाहे वो पुरुष में हो रही है चाहे वो स्त्री में हो रही है, तो नसबंदी जो होती है वो किस में आती है? स्थायी विधि में आती है, ठीक है, यस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। किसी एक विधि के बारे में आपको डिटेल में बताना है, तो मैं यहाँ पे शल्य विधि के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पुरुषों में नसबंदी यानी कि वासेक्टोमी जो होती है, ठीक है, वास डिफरेंस को यहाँ पे देखा काट के अलग कर दिया गया है, ठीक है। और महिलाओं में देखना, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन नलिका जो होती है, इसे काट के अलग कर दिया जाता है, ठीक है, यस। आओ, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन आपको करना है। मादा जनन तंत्र का 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मादा जनन तंत्र है। चित्र तुम बना दोगे, चित्र बनाने के बाद तुम बताओगे कि भैया ये क्या है? ये तुम्हारी अंडाशय होती है। जो अंडाशय होती है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अंडाणु बनाना। अंडाणु बन गया, अब ये कहाँ आएगा भैया? अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है, अंडवाहिका में आ जाएगी, अंडवाहिका में होगा निषेचन। निषेचन होने के बाद बेटा ये आके रोपित हो जाएगा किसमें? तुम्हारे यूटेरस में, ठीक है, गर्भाशय में रोपित हो जाएगा, बच्चा डेवलप होने लगेगा। सपोज अगर बेटा जी निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा? तब बेटा जी ये जो अंडा है, जो अंडाणु है, ठीक है, ये वेट करेगा स्पर्म का, शुक्राणु का। अगर निषेचित नहीं हुआ तो ये तुम्हारी ये वाली अंदर वाली जो लाइनिंग होती है गर्भाशय की, वो टूटने लगती है और पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और जब ये टूटती है तभी पेट में दर्द होता है, ठीक है। परागन किसे कहते हैं? पर परागन का वर्णन करना है। परागन का मतलब क्या है? कि भैया स्थानांतर होना परागकणों का, कहाँ से? परागकोश से वर्तिकाग्र तक, ठीक है। पर परागन यानी कि भैया 2 फूलों के बीच में, या एक पेड़ के 2 फूलों के बीच में, या 2 अलग अलग फूलों के बीच में, लेकिन वो सेम होने चाहिए, ठीक है, इसे बोलते हैं परपरागन। हाँ, फिर यहाँ पे देखना,
अगला सवाल है, किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको और इसे क्या करना है, आपको समझाना है कि भैया ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या कार्य करती है, अट्रैक्ट करने का काम करती है। ये क्या हो गई, बाहर वाली, ये क्या करती है बेटा, बाह्य दल, ये क्या काम करती है, रक्षा का काम करती है। ठीक है, ये क्या हो गई भैया, ये मादा जनन तंत्र हो गई, और ये क्या हो गई, ये नर जनन तंत्र हो गई। इस चीज को आप पूरा समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताना है। कैसे बताओगे कि भैया लैंगिक जनन जो होता है इसमें मादा और नर दोनों की जरूरत पड़ती है। इसमें केवल एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। इसमें नए गुण बनते हैं, इसमें नए गुण नहीं बनते हैं। इसमें बीजाणु उत्पन्न नहीं होता, और इसमें क्या होती है, एक कोशिका बीजाणु उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर है। स्पोर, परागन किसे कहते हैं, अगेन बेटा परागन किसे कहते हैं वो मैंने बताया। परागन पर वर्षा का प्रभाव आपको लिखना है कि अगर वर्षा हो जाएगी तो परागन नहीं हो पाता है। लिख लोगे, लिख लोगे, यस। 5 नंबर में पूछा जाता है, मनुष्य के 5 लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उनके कारण, रोगाणु एवं लक्षणों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो एक वायरस जनित रोग होंगे, दूसरा बैक्टीरिया जनित रोग होगा, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग होगा, फिर आप, ठीक है, ये चीज 3 आपने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यस। आओ, हाँ, अनुवांशिकता एवं जैव विकास की बात करते हैं। मानव का उद्भवन स्थान कहाँ पे है, मतलब मानव पहली बार कहाँ पे आपने देखा था, कहाँ से वो विकसित हुए हैं, फटाफट से बता दो। हाँ, फटाफट से बता दो। ये ऑब्वियसली बेटा अफ्रीका से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से बताना, सी इज द करेक्ट आंसर, यस। फिर इसके बाद यहाँ पे देखना, सवाल नंबर 2 है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है कौन, बताओ फटाफट से बताओ। हाँ, चिंपैंजी। ठीक है, ए। इसके बाद यहाँ पे देखना सवाल नंबर 3 आपसे भी, पक्षी तथा तितली के पंख कैसे होते हैं, पक्षी तथा तितली के पंख कैसे होते हैं। तो अगर आप पक्षी के पंख देखेंगे उसमें हड्डियां होंगी, तितली के पंख उसमें हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, असमजात अंग होते हैं। बी, 3 का बी, हाँ 3 का बी, क्लियर है, यस। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, और ये किस में होते हैं, ये होते हैं मादा में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना बेटा जी कि अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा जी ग्रिगर जॉन मेंडल कहलाते हैं अनुवांशिकी के जनक। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, 2 नंबर में मटर के पौधे का चुनाव किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, एक ही उसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सीजन में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा बेटा जी मटर जो है इसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हें नर और मादा, ठीक है, ये तुम्हें अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, पुष्प में नर और मादा अंग अलग अलग दिखाई देगा। इसमें जो कैरेक्टर है, पौधा लंबा है कि छोटा है, वो भी तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, ये हम कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है बेटा, कार्बन डेटिंग की मदद से जान पाते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जितने भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अगर आप सोचो कि केवल आप ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करके पास हो जाओगे, ठीक है, तो 40 ही कर पाओगे ना, 40 में 40 नंबर मिलेगा। क्या 40 के 40 आप सही कर पाओगे, खुद सोचना। क्या 40 के 40 सही कर पाओगे, तो आपको 2 नंबर वाले सवाल भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बेटा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना विभिन्नताओं के उत्पन्न होने किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। अगर विभिन्नताएं हो रही हैं तो स्पीशीज का अस्तित्व किस तरीके से बढ़ जाता है कि भैया अगर विभिन्नताएं हो रही हैं तो वो हमें नेचर में अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालने के लिए मदद करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से भैया हमारा अस्तित्व जो होता है वो बढ़ जाता है धीरे धीरे। विभिन्नता नहीं होगी तो हम नेचर के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, प्रकृति के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे। अगर हमारे अंदर भिन्नता है तभी तो हम प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल पा रहे हैं और प्रकृति हमें चुनती है फिर। ठीक है, ये लिखना है आपको। रेडियो कार्बन काल निर्धारण क्या है। जीवाश्म प्राप्त करने के लिए चट्टानों की खुदाई की जाती है, जो हमें ऊपरी सतह पर मिलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कम, उनका एज जो होता है कम होता है निश्चित रूप से। अधिक गहराई में पाए जाने वाले जीवाश्म जो होंगे ये क्या होंगे, इनकी आयु ज्यादा होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखना विभिन्नता क्या है, जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन आपको करना है। विभिन्नता क्या होती है, जो अंतर देखने को मिलता है, जैसे हम हमारे पेरेंट के जैसे नहीं है एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ हमारे अंदर अंतर है। आप अपने भाई बहन के जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते हैं, कुछ ना कुछ अंतर है, उसी को बोलते हैं विभिन्नता। ठीक है, अब जननिक यानी कि जेनेटिक विभिन्नता के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका कारण क्या होता है, यह विभिन्नता जीवों में जीन के अंतर के कारण होता है, जीन के अंतर के कारण होती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह वंशागत होती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। कायिक विभिन्नता की बात करूं अगर मैं, तो ये अन्य कारणों की वजह से होती है और ये अनुवांशिक नहीं है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, विभिन्नता का महत्व क्या होता है भैया, जैव विकास का आधार होता है ये, अगर ये नहीं होगा तो हम विकसित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा हमारा पर्यावरण काफी छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक छोटा सा चैप्टर अगर 4 नंबर दिला रहा है तो क्या ही बुराई है बेटा, एक छोटा सा चैप्टर 4 नंबर का सवाल लेकर के आ जाता है। ठीक है, अब बताओ भारत स्टेज आईवी का संबंध किससे है, बीएस का मतलब होता है भारत स्टेज 4, इसका संबंध किससे है बताओ, वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे बताना पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना हुआ है, 2 घटकों से बना हुआ है, एक जैविक और एक अजैविक। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखना घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है कौन, ओहो हो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, स्थलीय परितंत्र में उत्पादक कौन होता है, घास होता है, ए। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे देखना बेटा कि ओजोन अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यस। 5वां सवाल, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, फटाफट से आंसर बताओ। ठीक है, बताओ 5वें का आंसर बताओ फटाफट से। हाँ बताओ, नाइट्रोजन क्या होगा, 78 होगा, है ना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपमार्जक क्या होता है भैया, परितंत्र में इसका क्या महत्व होता है। अपमार्जक जो होता है सूक्ष्मजीवी मृत जैव अवशोषों का अपमार्जक करने, ये ठीक है। देखो, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशोषों का अपमार्जन करते हैं, इसका मतलब है अपमार्जक यानी कि डिकम्पोजर जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो भी सड़े गले जीव होते हैं इनको डिकम्पोज करना, इनको हटाना, साफ करना हमारे वातावरण से, इन्हीं को अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। मतलब जो भी मरे सड़े गले चीज़ें इनको वापस से मिट्टी में मिला देने का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। ठीक है, हमारे नेचर को साफ रखने का काम करते हैं। ठीक है, वापस से परितंत्र में देखो मिला देते हैं, वापस से परितंत्र में मिला देते हैं। तो ये छोटा छोटा सा आंसर ये याद रख लेना, छोटा छोटा सा आंसर याद रख लेना, परितंत्र में वापस से मिला देते हैं। फिर यहाँ पे देखना पोषी स्तर क्या होती है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर के आपको विभिन्न पोषी स्तर समझाना है। तो भैया आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। ठीक है, तो हर एक स्तर जो होता है, आहार श्रृंखला का हर एक स्तर पोषक स्तर होता है। जैसे ये पहला पोषक स्तर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है। ठीक है, पोषक स्तर। तो जैसे घास को टिड्डा खाएगा, घास पहला पोषक स्तर है, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, मोर खाएगा, ये सब पोषक स्तर है। ठीक है, यस। फिर उसके बाद यहाँ पे देखना शाकाहारी किसे बोलते हैं बेटा, जो किस पे जो पौधों पर या उनसे बने उत्पादों पर निर्भर होता है उसे बोलते हैं शाकाहारी, जैसे कि गाय, बकरी आदि, ये सब। ठीक है, अगर किसी परितंत्र में सारे मांसाहारी को नष्ट कर दिया जाए तो उस परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कोई एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें से सारे मांसाहारी को, जिसमें से सारे बेटा जी मांसाहारी को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी जो सभी पौधों को खा जाएगा, अतः वर्षा के अभाव में वह जगह धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, क्योंकि मांसाहारी हटा दिया है तो शाकाहारी बढ़ जाएंगे, शाकाहारी बढ़ जाएंगे तो वो पेड़ पौधों को खा जाएंगे, पेड़ पौधों को खा जाएंगे भैया तो बारिश होगा नहीं, जमीन कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। यस। फिर यहाँ पे देखना कि उत्पादक किसे कहते हैं, हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूरज की रोशनी से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ओजोन के अवक्षय का कारण क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा। ओजोन के अवक्षय यानी क्षय होने का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज आपके फ्रिज से, आपके एसी से निकलता है। ठीक है, यस। हानिकारक प्रभाव क्या है कि पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे आपके स्किन पर आएंगी और आपको क्या करेंगी, कैंसर कॉज करेंगी। ठीक है,
इसके अलावा बेटा अपने विद्यालय में, हाँ ठीक है, अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव आपको देने हैं। अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 प्रमुख सुझाव ये है कि वृक्षारोपण कर एवं विद्यालय के आंतरिक सभी दिशाओं को बाहरी भागों से स्वच्छ साफ सुथरा रखेंगे। पहली चीज ये है बेटा कि आप क्या करेंगे, आप वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा आपने ये कहा कि छत पर आप सोलर पैनल लगवा देंगे जिससे कम से कम विद्युत खर्च होगी। ठीक है, यस। वायु जीवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक क्षेत्र, उसमें पाए जाने वाले सभी सजीव परस्पर मिलकर जीवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, अगेन ओजोन क्या है, इसके महत्व को बताना है। ओजोन एक परत होती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। अगर बेटा ओजोन का क्षय हो जाएगा तो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेज है, वो डायरेक्टली हमारे स्किन त्वचा पर आएंगी, हमें क्या कॉज करेंगी, कैंसर कॉज करेंगी, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे देखना पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का मतलब क्या है, हमारे आसपास जो भी घेरा है जिसमें हम रहते हैं, आसपास का जो भी माहौल है जिसमें हम रहते हैं उसे पर्यावरण बोलते हैं। जिसे किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैविक और अजैविक कारणों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है, जिसमें वह रहता है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के घेरे को ही जिसमें हम रहते हैं उसी को पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आओ फिर ये 2 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि भैया हमें कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, इसलिए। इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करो, जैसे कि फ्रिज, एसी, इनका इस्तेमाल कम करना है। ठीक है, आओ फिर इसके बाद यहाँ पे देखना, यस, आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण से समझाना है। आहार श्रृंखला क्या होती है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक अपक्षीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होती है। जीवों का इस श्रृंखलन को आहार श्रृंखला बोलते हैं। सिंपली ये समझो कि आहार श्रृंखला क्या होती है। अपने आहार के लिए जब एक जीव दूसरे जीव पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और वो एक श्रृंखला बना लेते हैं, इसी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला बोलते हैं। अपने आहार के लिए एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है बेटा? दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, और एक श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है, इसी को आहार श्रृंखला बोला जाता है। जैसे घास खाने, हिरण घास पर डिपेंडेंट है, बाघ जो है या शेर है वो किसको खाएगा? हिरण को खाएगा, वो तो घास खाएगा नहीं। तो ये क्या है बेटा? एक श्रृंखला बनती जा रही है, और इसी खाद्य श्रृंखला को क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे नंबर दिला देता है। ठीक है, बताओ तैयार हो क्या? हाँ, यहाँ पे बताना चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, फटाफट से बताओ। ये ऑब्वियसली बेटा वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ आप देखना चिपको आंदोलन की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी, फटाफट से बताओ। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ, करेक्ट आंसर बताओ। मेरा इंग्लिश का एग्जाम है, गजब हाल है, सेकंड का ए। फिर यहाँ पे देखना निम्नलिखित में भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? भूमिगत जल, फटाफट से बताओ। भूमिगत जल कुआं होता है। ठीक है, जमीन के अंदर से पानी निकल के आता है। वायु प्रदूषण के मानक कौन से हैं? ये सभी होते हैं। ठीक है, ये सभी होते हैं। 5वां, यूरो सेकंड का संबंध किस प्रदूषण से है? यूरो सेकंड का संबंध किस प्रदूषण से है? बताओ। वायु से है। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पे है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन होता है बेटा? एकमात्र स्रोत होता है सूर्य। इसके बाद धरती पर कितने प्रतिशत भाग पानी है? धरती पर कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 70%। 71 होता है, 1% पीने योग्य होता है और 70% पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गौर करना, वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है? नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाया जाता है, कितने परसेंटेज में है? फटाफट से बताओ फटाफट से। ठीक है, 78 ए, 8th का ए, यस करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि ठीक है, ये देख लो कौन सी सवाल लिखने वाले आपको यहाँ से मिल सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको फिर से बता दूंगी। वर्षा जल के संचयन के लाभ संक्षिप्त विवरण दे।
ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि वर्षा का जो जल होता है उसे संचयित कर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है भैया, चलो देखते हैं। पहला तो जल स्तर क्या होगा, मेंटेन होगा। दूसरा क्या होगा बेटा जी, दूसरा क्या होगा, सिंचाई कर सकते हैं इससे, ठीक है, सिंचाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंचाई कर सकते हो तुम, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और ज़मीन का जो पानी है उसका स्तर क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखना, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भैया हमारे जो वन्य जीव हैं वो वनों में ही रहते हैं, वनों की कटाई कर देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनका घर उनसे छीन लिया, उनके भोजन का स्रोत उनसे छीन लिया, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल पे भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।